अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम डॉक्टर नसीम है और मैं रेजिडेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। अच्छा, मुझे ख्याल आया है कि कुछ प्री मेडिकल स्टूडेंट्स बड़े डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं, बड़े मुश्किल उनके एग्ज़ाम्स होते हैं और वो एट द एंड ऑफ ईयर उनके सिलेबस पूरे नहीं होते हैं। चूँकि मेरी फैमिली में इस तरह के स्टूडेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि हम इसको वक्त पे भी पूरा करें और हमें कंसर्ट्स में भी कोई इशू ना हो। तो ऊपर से आपके एकेडमी के खर्चे हैं, घर से दूर आना होता है, तो ये सारी चीज़ें जब आप मिला के देखते हैं, कंपटीशन है, एंट्री टेस्ट है, एग्ज़ाम आजकल बड़े टफ आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे प्रिसाइज समरी के वे में पूरे चैप्टर का खुलासा बयान करना है। जब जब स्टूडेंट किताब को देखेगा तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। एक्चुअली ये जो एग्ज़ाम का चैप्टर है हमने रेडी किया हुआ है, ये हमने बेसिकली लिया हुआ है आपके बलूचिस्तान बोर्ड के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 से। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या किस तरह देखते हैं। अच्छा, एंजाइम्स का हम जब पूरा चैप्टर देखते हैं तो उसमें हमें एक कंटेंट लिस्ट मिलती है कि हमने आगे इसमें पढ़ना क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें हमने स्किप करनी है। पूरा ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें भी यही चीज़ें हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और किसी भी बोर्ड के, पंजाब किसी भी फेडरल हो या सिंध हो या केपी हो, उसमें आपको इश्यूज ना हो कि आप इन सिंपलेस्ट वे विद गुड एग्जांपल्स आपका पूरा होल्ड आ जाए विद इन हार और फ्यू मिनट्स। तो स्टार्ट करते हैं कि एंजाइम्स, इस चैप्टर में एंजाइम्स होते क्या हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोफैक्टर, को एंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अच्छा, ये जो कंटेंट लिस्ट है ये मैंने आपकी ही बुक से उठाई हुई है कि इसमें जो मेन मेन गोल्स हैं, पूरे चैप्टर के थीम्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। फिर कुछ मॉडल्स हैं लाइक लॉक एंड की मॉडल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड मॉडल है, हम पढ़ेंगे आगे जाके। देन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजाइम्स अगर हैं तो ये काम किस तरह करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। देन फैक्टर्स हैं कुछ जो कि एंजाइम्स के काम को इंटरप्ट करते हैं या उसके काम में मुदाखलत करते हैं, जिससे उसकी स्पीड पे या काम में फ़र्क पड़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन के, अगर एंजाइम की तादाद ज़्यादा हो या जिन चीज़ों पे वो एक्ट करते हैं उनकी तादाद ज़्यादा हो तो वो पूरा जो प्रोसेस है, जो केमिकल रिएक्शन है या मेटाबॉलिज्म का एक स्टेप है, उस पे क्या असर पड़ेगा। फिर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्टिवेशन एनर्जी पे कि ये जो एंजाइम हम पढ़ रहे हैं इसको काम करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत है भी या नहीं है, और अगर है तो उसको हम किस तरह देखते हैं और कहाँ से लेते हैं। देन हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो है इनहिबिशन, कि अगर एंजाइम काम कर रहा है और अच्छे एनर्जी पे कर रहा है और अच्छे लेवल पे कर रहा है तो आया वो काम उनका रुक भी सकता है, कुछ ऐसे अवामिल हैं कि उसे काम रुक जाए, या अगर हमें उनको रोकना पड़ा तो हम किस तरह रोकेंगे। आखिर में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि एंजाइम्स कितने किस्मों के होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, और इनका पूरा बेसिक जो क्लासिफिकेशन है हम किस किस लेवल पे रखेंगे इन स्पेसिफिक एंजाइम्स को, कौन कौन से रिएक्शन कौन से स्पेसिफिक एंजाइम्स करते हैं। अच्छा, ये जो पूरी टेबल ऑफ कंटेंट्स है ये आपकी बुक के मुताबिक है और यही मेन पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़ने हैं, चाहे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के आपने तैयारी करनी हो या उसमें अपियर होना हो, तो आपने यही चीज़ें करनी है उसमें। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखना है कि एंजाइम्स हैं क्या। एंजाइम एक ऐसे केमिकल एजेंट्स हैं या केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं या कंपाउंड्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इनका बेसिक काम है कि एक प्रोसेस अगर लाइक कंप्यूटर, कि अगर एक काम पहले हमें 5 दिनों में करना पड़ता था, अब 5 मिनट्स में वो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सेम एंजाइम का भी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनसे केमिकल रिएक्शन का स्पीड तेज़ होता है। वो केमिकल रिएक्शन अगर हम ब्रॉड व्यू से देखेंगे,
बड़े नज़र से देखें तो केमिकल रिएक्शन का एक सम अप होता है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म किसी भी जानवर में, जानदार में, किसी भी प्लांट में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अमल होता है जिसमें खुराक बनती भी है और एनर्जी बनती भी है, और एनर्जी बनने के बाद ये सारा प्रोसेस होता है फूड से। ठीक है, कि फूड से हमने एनर्जी बनाई, देन वो एनर्जी को हम जब कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म में। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एनाबॉलिज्म, एक कैटाबॉलिज्म। अब ये सारा पूरा एक प्रोसेस है, उसको हम चलाते हैं किसके निज़ाम से? एंजाइम्स के निज़ाम से। और ये बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है अगर हमारे पास एंजाइम्स ना हो। ठीक है, तो एंजाइम का एक ब्रॉड व्यू आपका समझ आ गई होगी कि हम ये एंजाइम होते क्यों हैं और इनका मेन काम क्या है। ठीक है, मतलब मेन है जितने बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं उनको इसने स्पीड अप करना है, उनका टाइम कंजप्शन कम करना है। फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि किस तरह का होगा एंजाइम, इसकी शक्ल किस तरह होगी, और ये इसके कुछ फैक्टर्स होंगे। लाइक एक लफ्ज़ लिखा हुआ है थर्मोलेबाइल, बायो कैटलिस्ट है। अच्छा, ये इस तरह का कंपाउंड है जिस पे हीट भी असरअंदाज होगी, और ये लेबाइल भी है। लेबाइल मतलब किसी भी चीज़ से, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, चेंज इन ओवरऑल सर्कमस्टांसेस, ये इसने उस पर असरअंदाज होना है। इन सारे सर्कमस्टांसेस ने इसके काम पे असरअंदाज होना है बड़ा जल्दी। लाइक अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो इसने काम रोक देना है, टेम्परेचर ठीक हो जाएगा तो इसने ज़्यादा कर देना है, पीएच, सारी वो चीज़ें फिर हम आगे पढ़ेंगे कि वो लेबिलिटी पे क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं। बायो है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये रिएक्शंस होते हैं, तो बायो हम इसलिए कहते हैं इसको, जिंदा चीज़ों में होती हैं। ठीक है, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट आमतौर पर हम ऐसी चीज़ों की कहते हैं कि खुद केमिकल रिएक्शन का हिस्सा ना हो, लेकिन दो चीज़ों को आपस में मिलाने में उसका रोल हो। एट द एंड ऑफ रिएक्शन कैटलिस्ट पूरा का पूरा सेम रहता है, लेकिन जो दो रिएक्टेंट्स हैं उनकी उसने पूरी प्रॉपर्टीज चेंज की हैं। लाइक अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और कैटलिस्ट ने वैसे के वैसे रहना है, इसने सिर्फ और सिर्फ उनको आपस में मिलाना है। ठीक है, इसने चेंज नहीं होना, इसलिए इसको कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, मोस्टली दे आर प्रोटीन इन नेचर, प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, फ्यू आर राइबोसोम्स जो कि 9 प्रोटीन है। अब अपने माइंड में ये रखना है कि यहाँ पे मोस्टली लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्रोटीन, सारे के सारे एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन से नहीं बने होते हैं। कुछ इस तरह के एंजाइम्स भी है जो नॉन प्रोटीन है, और वो है आरएनए मॉलिक्यूल्स से बने होते हैं, उनको हम कहते हैं राइबोसोम्स। अब हम यहाँ पे आपके किताब में एक टेबल बना हुआ था, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये एंजाइम है और ये वो सबस्ट्रेट है या जिन चीज़ों पे इसने एक्ट करना है। आप इसमें देखें कि एंजाइम कंपैरेटिवली बड़ा है अपने सबस्ट्रेट से। ठीक है, ये सबस्ट्रेट दो हिस्सों पे बना हुआ है। ठीक है, अब ये कंपाउंड यहाँ पे आ रही है। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं एक्टिव साइड। एक्टिव साइड पे सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। अब इसकी एक और स्पेसिफिकेशन क्या है कि दे आर मोर स्पेसिफिक। अब देखिए इनकी शक्ल तकरीबन जिस तरह सबस्ट्रेट के ये वाला जो पोर्शन है और जो एंजाइम का ये एक्टिव साइट वाला पोर्शन है, इनकी सेम है, तो इसने यहाँ पे आके कंबाइन होना है। जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट एंटरिंग इनटू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। अब वो यहाँ पे आके मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने एक कम्प्लेक्स बनाया है जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, एंजाइम्स मेक ए कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन द शेप। ठीक है, अब कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है, मैं भी इनकी शक्लों में थोड़ी डिफरेंस हो, लेकिन ये ना कि ये फिर एंजाइम्स में कुछ एडजस्टेबिलिटी होनी चाहिए कि उसने अकॉर्डिंगली थोड़े मामूली से चेंजेस या मोल्डिंग करनी है खुद की, ताकि वो रिएक्शन पूरा का पूरा आखिर तक जाए। अब ये जब एंजाइम के साथ ये एक्टिव साइट के साथ ये सबस्ट्रेट मिलेगा तो इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। मसलन इसने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है। अब जब प्रोडक्ट बनना है तो यहाँ पे रिएक्शन होना है
किसी भी रिएक्शन में हम केमिस्ट्री का मेन पॉइंट देखते हैं कि उसमें उसके पूरे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। लाइक ये ग्रीन कलर का ये मजीद 2 कलर का हो गया, ये 2 रिएक्टेंट्स से पहले मिले हुए थे, अब ये जाके 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बन गए। तो ये फिर हमने आखिर में देखा था कि इसने वैसा के वैसे रहना है जैसे ये फर्स्ट स्टेप में था, तो सेम लास्ट स्टेज में है, लेकिन प्रोडक्ट्स देखें अलग अलग हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स वहाँ से आए हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट्स अलग बने हैं, इनकी कंप्लीट प्रॉपर्टीज चेंज हुए हैं। तो मेन जो हम एंजाइम का काम देख रहे थे कि इसने स्पीड अप कर दी है पूरे प्रोसेस को। अगर ये पहले इसके लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की ज़रूरत थी, एंजाइम ने कहा था कि नहीं, मैं 37 पे ही ये काम बड़ी बेखूबी अंजाम दे सकता हूँ। ठीक है, अब इसके 2 प्रोडक्ट्स बड़ी आसानी से बन गए और इसका फ़ायदा क्या है कि एंजाइम की शक्ल भी चेंज नहीं हुई, उसकी कोई एनर्जी भी एज सच नहीं लगी। जो अगर इसको 100 डिग्री की ज़रूरत थी तो इसने 37 पे कर दिया। 37 इज़ नॉट दैट मच बिग डील। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम देखते हैं। फिर आर्किटेक्चर ऑफ एंजाइम किस तरह होता है, जिस तरह हमने पहले स्लाइड में देखा था कि इसमें क्या क्या चेंजेस है। हमने स्लाइड में उसको देख लिया था कि एक्टिव साइट होता है, सबस्ट्रेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यही चीज़ें देखेंगे कि एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो बड़ा स्पेसिफाइड है। ठीक है, उसमें यह नहीं हो सकता कि एक एंजाइम के साथ कोई भी सबस्ट्रेट आपको मिले, नहीं, कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होंगे, जैसे हमने आखिर में पढ़ना है क्लासिफिकेशन। कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं जो उसके लिए सूटेबल है। ठीक है, वो एंजाइम सिर्फ उन पे एक्ट करेगा। ठीक है, हर रिएक्टेंट के लिए या हर सबस्ट्रेट के लिए अलग एंजाइम होना चाहिए। ठीक है, अब एक्टिव साइट्स पे, और ये रीयूजेबल है। ठीक है, एंजाइम्स दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं लाखों मरतबा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो जाते। ठीक है, उस पर एक होता है बाइंडिंग साइट, एक होता है कैटालाइटिक साइट। ठीक है, पिछले साइड में हम देखते हैं बाइंडिंग साइट और कैटालाइटिक साइट हम ऐसे डिफरेंस नहीं कर सकते। जिस साइड पे अटैच हो रहा है उसको हम बाइंड कहते हैं, लाइक देयर इज ए बाइंडिंग हियर। ठीक है, कोई भी बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड आई थिंक दे आर इन्वॉल्व इनिशियल जब बॉन्डिंग होती है, और यही सेम साइड है इसका कैटालाइट। अब ये इसको हम पिक्चर्स पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, इसके वजह से 2 साइड है, जिसको हम एक कहते हैं कैटालाइटिक साइड जिस पे पूरा रिएक्शन चल रहा होता है, और एक बाइंडिंग साइड जिसने इनिशियली बाइंड करना है। अब उसके बाद इसमें कुछ कन्फर्मेंटेशनल चेंजेस हो जाते हैं जिसके बाद कैटालाइसिस होती है। ठीक है, तो जब बाइंड होगा उसके बाद कैटालाइसिस होगा। ठीक है, बाइंडिंग इज फर्स्ट देन कैटालाइसिस। ओके, कैटालाइटिक साइट है। अब ये तो हमने एक देख लिया कि एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक एक्टिव साइट, एक साइट होती है एक्टिव साइट, देन उसके मजीद 2 जगह होती है, एक होता है कैटालाइटिक साइट, एक बाइंडिंग साइट। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि होलो एंजाइम क्या है। ये कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम है। फंक्शनल मीन्स कि जब एक एंजाइम होता है वो काम अगर नहीं कर रहा तो उसको हम होलो एंजाइम नहीं कह सकते। जब वो फंक्शनल स्टेज में आता है या काम करने के काबिल होता है तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। अब उसको भी फिर हम मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि अपो एंजाइम है जो कि प्रोटीनेशियस पार्ट है। ठीक है, एक होता है दूसरा कोफैक्टर है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि प्रोटीन है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है मोल्डिंग ऑफ एक्टिव साइट है, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि उसमें कुछ चेंजेस होती हैं। ठीक है, मोल्डिंग होती है, जब ये सबस्ट्रेट आता है इससे मिलता है तो उसमें कुछ चेंजेस इसने करने हैं ताकि ये सबस्ट्रेट पूरा का पूरा इसमें फिट आए। इसी तरह ये कोफैक्टर का काम है। ठीक है, मोल्डिंग ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट पे जब चीज़ें मोल्डिंग होगी तो सबस्ट्रेट इस पे पूरा फिट आएगा। दूसरा हम कहते हैं कि एडिशनल पार्ट है, ये भी किसी भी एंजाइम का एडिशनल पार्ट है, मतलब ये गैर ज़रूरी भी हो सकता है। ऐसे भी एंजाइम हो सकते हैं जो कोफैक्टर के बगैर काम कर सकते हैं। ठीक है, एडिशनल हम इस हवाले से। फिर हम पढ़ते हैं कोएंजाइम्स, दे आर टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल्स है लाइक विटामिन। इसीलिए हम कहते हैं कि विटामिन की बड़ी ज़रूरत होती है, खासकर ओल्ड एज में जब आपकी एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होती है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं कि
जो भी मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट ने इससे बाइंड करना है तो वो उसको टाइटली बाउंड रखते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो और अच्छे तरीके से हो। ठीक है, अब देन हम कुछ एंजाइम के नेचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम के बारे में है कि डीनेचरेशन है, और ये बड़े जल्दी डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर मतलब अपनी शक्ल उनकी बिगड़ जाती है। अगर शक्ल किसी भी एंजाइम की बिगड़ जाए तो वो उसके एक्टिव साइट में चेंजेस आ जाते हैं। जब एक्टिव साइट में चेंजेस आ गए तो वो अपने सबस्ट्रेट को फिट नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर अगर यहाँ पे चेंजेस आ गए तो ये सबस्ट्रेट कहाँ जाएगा, ये तो इसके साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, मतलब ये एंजाइम पूरा का पूरा काम से गया। ठीक है, अब सबस्ट्रेट में तो चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आ सकते। ये प्रोटीन का बना हुआ, प्रोटीन जो है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो थर्मोलेबाइल है। हमने एक पॉइंट यहाँ पे पढ़ा था, दे आर थर्मोलेबाइल, कि जैसे हीट बढ़ेगी तो इसकी एकदम जो एक्टिव साइड पे यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ये इसने एकदम डिसरप्ट हो जाना है, इसने ख़राब हो जाना है। जैसे ही ख़राब हो जाए तो ये एंजाइम काम का नहीं रहता। ठीक है, जैसे ही अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से फीवर में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो एक्टिव साइट है वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं और उसको हम कहते हैं डीनेचर हो जाना। प्रोटीन बिल्कुल एक उसका अगर आप कहें कि बुक में एक टर्म उसके कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड पीएच, इसीलिए हम कहते हैं कि बॉडी को 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही काम करना है। ठीक है, उससे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी नुकसान है और अगर कम होगा तो भी नुकसान है। ठीक है, और पीएच उसके लिए स्पेसिफिक होना चाहिए। पीएच मतलब एसिडिटी एंड बेस, ये दो अल्कलिनिटी। उसकी तरफ हम देखते हैं कि अगर एसिडिक माहौल है तो कुछ एंजाइम उसमें बड़ा अच्छा काम करते हैं, अगर बेसिक माहौल है तो उसमें कुछ एंजाइम अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये नहीं कि सारे एंजाइम बेसिक माहौल में या अल्कलाइन माहौल में काम अच्छा करें या सारे ही एसिडिक में काम करें। इसी तरह टेम्परेचर अगर 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें काम नहीं हो सकता, अगर कम होगा तो भी इसमें काम नहीं हो सकता। अच्छा, एक और काम चीज़ जो आपने जहन में रखनी है कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो एंजाइम जस्ट फॉर टाइम बीइंग अपना काम छोड़ देगा, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर उसको बढ़ाएंगे तो वो वापस अपना काम रिज्यूम करेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो एंजाइम का शक्ल ही बिगड़ जाएगा। ठीक है, डीनेचर हो जाएगा, वो दोबारा यूज़ के काबिल नहीं रहता। लेकिन उसमें शर्त ये कि 45 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाना चाहिए, वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दे आर हाईली स्पेसिफिक ड्यू टू ग्लोबल नेचर है। ठीक है, हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट पे काम कर सकता है, लेकिन बार बार कर सकता है उसी तरह के सबस्ट्रेट्स पे। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने काम में। ठीक है, एक काम के लिए एक खास बंदा होता है। लाइक अगर कंप्यूटर ऑपरेटर है तो उसको सिर्फ कंप्यूटर चलाना आता है, उसको कोई डॉक्टरी वाला काम नहीं आता। अगर कोई फार्मर है तो उसको खेत में काम करना आता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करना उसे नहीं आता। सेम इसी तरह ये इन विवो इन विट्रो के अल्फाज वहाँ पे इस्तेमाल है। इन विवो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं, और हम ग्लासवेयर में मतलब लेबोरेटरीज में अगर हम जानवरों से कोई चीज़ निकाल लेते हैं, कोई कोई भी सबस्ट्रेट्स या मीडियम निकाल लेते हैं तो उसमें हम ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉन लिविंग नेचर। देन हम पढ़ते हैं नीड एक्वस मीडियम। पानी की हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, इसी तरह एंजाइम को भी अपने एक मीडियम में काम करना उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि हमने अब उसको एक्सट्रैक्ट करके वैसे भी किसी कहीं पे काम से नहीं ले सकते। ठीक है, उसके लिए एक बस मीडियम होना चाहिए, उसके लिए एक शर्त है कि ये मीडियम होना चाहिए। एक बस कहते हैं पानी को, पानी नुमा मीडियम होना चाहिए। मैकेनिज्म है किस तरह, जिस तरह हमने पहले देखा था कि कुछ हम मॉडल पढ़ेंगे कि ये काम करते किस तरह है। तो दो मेन मॉडल हैं जो कि एमएल फिशर ने दिया हुआ है। एक लॉक एंड की मॉडल है जो कि 1894 में उन्होंने दिया, उसको कहते हैं नॉन रेगुलेटरी। अब देखें ना, एक स्पेसिफिक चाबी है और एक स्पेसिफिक ताला है। अगर चाबी में थोड़ी भी चेंजेस होंगी तो ये ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, इसी तरह दूसरा मॉडल हम पढ़ेंगे कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, जो कि
डेनियल कोशलेन ने 1958 में दिया था। इसको कहते हैं रेगुलेटरी मॉडल या एलोस्टेरिक मॉडल भी कह सकते हैं इसको। अब इसमें बेसिक दो डिफरेंसेस आपने याद रखने, ठीक है, बाकी इसमें कोई सच बेसिक साइंस नहीं है। मेन ये है कि ये बड़ा रिजिड है। रिजिड मतलब सख्त है कि इसमें अगर थोड़ी भी स्लाइड चेंजेस हो की में तो उस ताले को नहीं लगेगी। ताला मीन्स इंजाइम, वो इंजाइम काम नहीं करेगा। लाइक ये बड़े स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट के बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और इसका बड़ा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, देन जाके ये रिएक्शन कंप्लीट होना है। इंजाइम में भी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, एक्टिव साइट में भी सब स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, देन जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होगा। लेकिन डेनियल कोशलेन साहब क्या कहते हैं कि अगर थोड़े बहुत सबस्ट्रेट का शक्ल चेंज हो तो वो एडजस्टेबल है। एडजस्टेबल किस तरह है, जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि जो को फैक्टर अटैच होता है किसी भी एंजाइम के साथ वो मॉडलिंग करता है एक्टिव साइट की। मतलब अगर इस एंजाइम के साथ को फैक्टर है तो ये उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करा लेगा। क्यों कराएगा कि वो सबस्ट्रेट जब इसके साथ आएगा वो इसके साथ compete नहीं कर रहा होगा पूरा, तो कहेगा ठीक है हम थोड़ा बहुत इसके साथ एडजस्ट करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं नॉर्मल लाइफ में भी जो एडजस्टेबिलिटी ज़्यादा रखता हो जो बंदा सरकमस्टांसिस के साथ, हालात के साथ, लोगों के साथ, कि वो रिजिड ना हो तो वो ज़्यादा काम कर सकता है एज़ कम्पेयर टू रिजिड। तो इसको कम एक्सेप्ट किया जाता है, इसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। रीज़न इसकी क्या है कि इसको कहते हैं कि इसमें एडजस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत होती है। वो भी किस मदद से, हमने कहा था कि ये रिसर्च ने सब दिया कि कोफैक्टर के काम है मोल्डिंग ऑफ एक्टिव साइड के। एक्टिव साइड पहले हमने कहा था कि ये बड़ा रिजिड है लॉक एंड की में, लेकिन इंड्यूस्ड फील्ड मॉडल से हमें ये साबित हुआ कि नहीं, इसमें थोड़ी चेंजेस होती है। इसका इन्होंने मिसाल दिया है कि ग्लव्स इन हैंड, ग्लव्स की शक्ल तकरीबन सारे मार्केट में एक तरह के आते हैं, ठीक है, लेकिन लोगों के हाथ बड़े अलग अलग किस्म के होते हैं। इसीलिए कोई भी अगर हम ग्लव्स लेते हैं नए तो उसमें किसी का भी हाथ फिट आ सकता है। फिर अगर वो यूज़ होता है तो उसके बाद वो एडजस्टेबिलिटी फिर दूसरे के हाथ में भी या तो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। लेकिन जो नया हम लेते हैं तो उसमें ये एडजस्टेबिलिटी होती है, वो किसी के भी हाथ में फिट आ सकता है। सेम इंड्यूस्ड फिट मॉडल है कि आप जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आएगा तो उसमें फिट हो जाना है। इसमें रिलेवेंट थ्योरी आप बड़ी आसानी से फिर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेन कंसेप्ट आई थिंक मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पे। देन है कुछ फैक्टर्स हमने इनिशियल इंट्रो में पढ़े थे कि कुछ जो इंजाइम जिस रिएक्शन को भी चलाता है, रन करता है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उसके स्पीड पे इम्पेक्ट पड़ता है। वो स्पीड क्या है वो हम इन दो ग्राफों से आसानी से समझ सकते हैं। एक टेम्परेचर के लिए है, एक पीएच के लिए। पीएच के लिए हम आगे भी एक हमने बनाया हुआ है तो अपने से परेशान नहीं होना। टेम्परेचर के लिए एक है रिएक्शन की वेलोसिटी। वेलोसिटी आपने शायद पहले आपको अंदाज़ा हो कि ये स्पीड को कहते हैं। अगर हम ऊपर जाएंगे तो इसकी स्पीड मतलब रिएक्शन की ज़्यादा होगी। और ये जो है टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आमतौर पर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो मतलब जो ओवरऑल हमने उसमें कमेंट करना है वो इन्हीं पे, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो तो ये ऑप्टिमम लेवल है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर ये वाला हो 37 तो यहाँ पे इसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। ये अगर इसको देखें ना, वेलोसिटी स्पीड ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मैक्सिमम रहता है क्योंकि एंजाइम इस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट होते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर हमारे पास पीएच जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो एकदम एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन करेगी। डिक्लाइन इसलिए करेगी क्योंकि हमने पढ़ा था शुरू में क्या टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये डीनेचर हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो भी ये ठीक से काम नहीं करेगा। अब देखें ना 20 पे इसका स्पीड बड़ा लो है, काम तो कर रहा है, कुछ इंसान बॉडी में काम कर रहे हैं 20 पे भी, लेकिन इतने नहीं अच्छे काम कर रहे हैं। अगर 37 हम लोग आमतौर पर 35 37 इस टेम्परेचर तक हम लोग का टेम्परेचर रहता है तो इसमें इनका बेस्ट काम रहता है। जैसे ही आप 41 42 पे जाते हैं तो ये डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं, एकदम उनकी डिक्लाइन हो जाती है। डिक्लाइन मतलब
बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है, एक स्टेज आ जाता है, ठीक है। देन हम पढ़ेंगे पीएच। पीएच में भी कुछ इस तरह के एंजाइम्स हैं जो कि कम पीएच पे काम करते हैं, जैसे मैदे में होते हैं, स्टमक में पेप्सिन होता है जो कि 2 पीएच पे काम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक माहौल में। और कुछ होते हैं कि 9.7 पे काम करते हैं, ठीक है, एजिनेज है, ठीक है, माल्टेज है, वो न्यूट्रल पे काम करते हैं, ट्रिप्सिन है, ये भी बेसिक मीडियम में काम करते हैं। अच्छा, अगर आपको पीएच स्केल के बारे में कोई परेशानी हो रही है तो ये एक स्केल है जो कि 0 से 14 तक है। 0 से 7 तक एसिडिटी को शो करता है, 7 से 14 तक ये बेसिसिटी को या अल्कलाइन मीडियम को शो करता है, ठीक है। जितना एसिडिक होगा उतना 0 के नज़दीक होगा, जितना बेसिक होगा उतना 14 के नज़दीक होगा। जो 7 है वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया ये है, ठीक है। अब कुछ जो पेप्सिन है वो देखें ना, अब इनकी फंक्शनलिटी 2 पीएच पे मैक्सिमम रहती है, मतलब जो स्टमक का पीएच है वो तकरीबन 2 पीएच पे रहता है, पूरा पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ 14 तक रहता है। अब यहाँ पे एसिडिक माहौल है, यहाँ पे बेसिसिटी है, तो पेप्सिन जो है वो एसिडिक में बड़ा अच्छा काम करता है, ठीक है, ये वही स्पीड ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। और ये जो है आपका पीएच स्केल है, ठीक है, यहाँ तक 7 से पीछे एसिडिक है और यहाँ इस तरफ बेसिक है। जो सलाइवरी एमाइलेज है वो फिर ऑलमोस्ट न्यूट्रल पे ज़्यादा काम करते हैं, जो है कि 6.5, ठीक है। सलाइवरी एमाइलेज जो कि हमारे मुंह में, हम उसको लाभ दहन कहते हैं, वो इस माहौल में देखिए, इसीलिए मुंह का जायका ना कड़वा रहता है ना आपका एसिडिक या सौर रहता है। तो जो सलाइवरी एमाइलेज जो हमारे थूक में या सलाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं वो इस मीडिया में बड़ा अच्छा काम करते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये पैंक्रियाटिक इंजाइम्स है, ये वहाँ पे अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन्स में वहाँ पे बेसिक इन्वायरमेंट होती है, तो इसी तरह वहाँ पे इनका रिएक्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज चलता है, ठीक है। देन है एंजाइम कंसंट्रेशन। दो तरह के कंसंट्रेशन हमने पढ़ने हैं, क्योंकि एंजाइम के साथ दो चीज़ों का लिंक है, एक एंजाइम इटसेल्फ, एक है सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिस पे एंजाइम ने एक्ट करना है, कंपैरेटिवली छोटा भी होता है एंजाइम से। और अब देखें ना, इसका आसान मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर एंजाइम जो है मजदूर है और सबस्ट्रेट जो है वो कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो हमने काम करना है, हमने खड़ी करनी है वो पूरी बिल्डिंग। अब और उसके लिए मटेरियल है, ठीक है, सबस्ट्रेट मतलब सीमेंट, बाजरी, ईंटें वगैरह, और एंजाइम जो है वो कोई आपके वर्कर्स हैं, मिस्त्री, आपके मजदूर वगैरह। अब अगर आपके पास सबस्ट्रेट या आपके पास बाजरी, ईंटें वगैरह कम है, तो भी ये जल्दी एंजाइम अपना काम कर लेगा, ठीक है, लेकिन वो बिल्डिंग पूरी खड़ी नहीं हो पाएगी, मतलब वो रिएक्शन पूरा नहीं बनेगा। अगर इसी तरह लेबर की आपके पास कमी है और अगर आपके पास सारे मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए होते हैं वो पूरे के पूरे अवेलेबल हैं भी, लेकिन लेबर नहीं है, तो फिर भी वो बिल्डिंग पूरी नहीं बनेगी। इसी तरह इन दोनों के कंसंट्रेशन हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं कि अगर कहीं पे सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट की तादाद कम हो तो भी रिएक्शन कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन ये ना कि वो जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह अगर एंजाइम्स की कमी है तो उसके भी कुछ असर पड़ेगा। इसको हम समझेंगे इस ग्राफ से। अब ये है कि कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा होगा उसको इस लाइन पे हमने जाहिर किया, और जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो वर्टिकल लाइन पे हमने जाहिर किया हुआ है। जैसे ही आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट वगैरह की, तो ये इतना जल्दी तेज़ हो, उतना ज़्यादा ये रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये एक लिमिट तक जाएगा, ठीक है। एक लेबर एक स्पेसिफिक स्पीड तक ही काम कर सकता है, लेकिन ये कि आप उससे मज़ीद काम लेंगे तो वो बर्न आउट हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, वो मज़ीद काम नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मैक्स रेट।
मैक्स रेट शो करता है कि यहाँ पे इंजाइम्स ऑलमोस्ट फिनिश हो गए, ठीक है। अगर इस स्टेज तक आप जाएंगे, मिसाल तौर पर यहाँ पे सबस्ट्रेट है 90, ठीक है, और यहाँ पे आपने कर दिया 150, तो 50 अगर 150 आपने कर दिया तो रेट सेम रहेगा। क्यों रेट सेम रहेगा? क्योंकि इसके लिए जो नंबर ऑफ लेबर की ज़रूरत है, नंबर ऑफ इंजाइम्स की ज़रूरत है, वो तो आप बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अगर आपने वो फिक्स रखा हुआ तो ये मैक्सिमम रेट यहाँ पे जाएगा। मिसाल तौर पर यहाँ पे दिन में इतना ही काम हो सकता है। सेम प्रोसेस है इंजाइम के लिए कि इंजाइम हम ने शुरू से कहा था कि ये बड़ा तेज काम करते हैं, मतलब विद इन सेकेंड आपके लाखों रिएक्शन चल रहे होते हैं। इसी तरह सबस्ट्रेट का इसके लिए बड़ा ज़रूरी है अमाउंट, ठीक है। इंजाइम कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना लेबर आपका ज़्यादा होगा, उतना जल्दी आपकी वो बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए इस तरह की कोई ख़ास शर्त यहाँ पे इस ग्राफ में आपको दिख नहीं रही, लेकिन ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी एक स्टेज आएगा कि अगर सबस्ट्रेट आपके पास अवेलेबल नहीं है, इसने भी जाके फ्लेट हो जाना है, ठीक है। लेकिन इनिशियली आप देख रहे हैं कि जितने एंजाइम ज़्यादा होंगे उतना ही रिएक्शन स्पीड ज़्यादा होगा, उतना जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन बेसिक दो ग्राफ हैं जो आपने देखने हैं। जितना लेबर ज़्यादा होगा उतना जल्दी वो बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। ये इतना जल्दी स्पीड जाएगा। लेकिन आप देखेंगे जितना आपके पास मटेरियल ज़्यादा होगा लेकिन लेबर नहीं है, तो एक काम स्टेजेस आएगा कि वो उससे ज़्यादा काम तेज़ी से चल नहीं पाएगा। फिर है, हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए हमें इनिशियल एक हीट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर हम जाके उसको रिएक्शन स्टेज तक कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने कोयला जलाना हो तो हमें इनिशियली उसको हीट अप का माहौल देना है, देन वो उसे जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होना है। या कोई चीज़ अगर हमने पकानी है तो उसके लिए हमने आग तो जलानी है, ठीक है। इसी तरह ये भी एक रिएक्शन है। बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म के रिएक्शंस हैं, ये भी बगैर हीट के नहीं होंगे। लेकिन अब ब्लेसिंग ये है एंजाइम्स की वजह से कि जो एनर्जी हमें दरकार होती है वो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी बड़ी कम पड़ेगी इस पर एंजाइम्स की वजह से, ठीक है। अब हम इंसान हैं या जानवर है, उसमें इस तरह के हजारों रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के चल रहे होते हैं एट अ टाइम विद इन ए सेकेंड। तो उसके लिए हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम हीट दे दें, ठीक है। अगर हम हीट देंगे तो उसके कुछ नुकसान होंगे कि वो डीनेचर हो जाएंगे जो कि प्रोटीन्स हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है इंसान का, ठीक है, जिसकी वजह से जो एनर्जी उस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, वो एनर्जी बड़ी लिमिटेड चाहिए होती है उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब देखें ना, इसमें यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया, ठीक है, हम इसको आसानी से समझेंगे, ठीक है। ये रिएक्शन है कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, मतलब रिएक्टेंट्स देन प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी कंपैरेटिवली प्रोडक्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ एनर्जी रिलीज भी होती है। लेकिन इस पूरे रिएक्शन को चलाने के लिए कुछ एनर्जी की इनिशियली हमें ज़रूरत पड़ती है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी एनर्जी को इंडिकेट करती है कि हाउ मच एनर्जी इज नीडेड। अब देखें रिएक्शन हमारे पास CO2 प्लस H2O है, ठीक है, ये दो रिएक्टेंट्स हैं। अब अगर हमारे पास एंजाइम्स ना हो तो उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा मिसाल तौर पर यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए हमें देना पड़ता था 37 डिग्री 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास अगर एंजाइम नहीं होते और 100 डिग्री सेंटीग्रेड कोई भी जानदार उसको बियर नहीं कर सकता, उसके लिए ज़िंदा रहना नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह ताला ने जब एंजाइम की फैसिलिटी दी है इंसान को, किसी भी जानवर को, तो उसके लिए ये एनर्जी 100 तक ले जाने की बजाय 37 पे सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी को डैमेज भी नहीं होगी और वो रिएक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें ना कि इसकी कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इसमें और इसमें। ये 100 है, ये 37 है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट सेम बन गया।
तो एक्टिवेशन एनर्जी हम इसको कहते हैं कि ये जो अगर बेस लाइन एनर्जी है इसकी रिएक्टेंट्स की, हर चीज़ के पास एक बेसिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो उसकी अपनी एनर्जी कहलाती है, ठीक है। ये फिजिक्स में आप बड़ा अच्छा पढ़ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी आई थिंक उसको कहते हैं। देन अगर हमने एंजाइम हमारे पास अवेलेबल है तो हमारे बॉडी की ऑलरेडी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये हमने कोई भी खाना वगैरह खा लिया, जैसे ही वो 37 डिग्री पे आएगा एंजाइम से एक्टिवेट हो जाएंगे कि हमने ये रिएक्शन कंप्लीट कर देना है। अब ये 37 पे जब ये रिएक्शन होगी, ये 37 आपकी बॉडी की टेम्परेचर है, ठीक है, ये कहीं बाहर से नहीं आती, आपको गेन नहीं करनी पड़ती, ये आपका अपना बॉडी का टेम्परेचर है, ये 0 है, 37 100। अब 37 पे इसने जाके वो रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, ठीक है, 37 तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, तो उस पर ये सारे हर वक्त चल रहे होते हैं। ये हमने बाहर से रिएक्टेंट लिए हुए हैं, क्योंकि बाहर से हम कोई चीज़ लेते हैं उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम होती है। देन जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है, ओवरऑल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग, अब ये एनर्जी कहाँ पे गई है, कोई भी खाना खाने के लिए, हजम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। फिर जो एनर्जी उससे रिलीज होती है उससे हम डेली के काम करते हैं, लाइक हमने पढ़ना है, लिखना है, एक्सरसाइज करनी है, जितनी भी हम काम करते हैं वो इस एनर्जी से यहाँ पे जो रिलीज हुई है इससे हम सारे काम करते हैं दिन के, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है, उम्मीद है आपको कोई ब्रॉड कंसेप्ट बन गया होगी, इसमें रिलेवेंट आपने उसे थ्योरी बुक से देख लेनी है तो आपके पॉलिश हो जाएंगे, ठीक है। मेन मकसद इसमें ये है कि आपने याद रखना है कि जो एंजाइम्स की प्रेजेंस है, पहले अगर हमें 100 तक जाना पड़ता था ये रिएक्शन पूरा होने के लिए, अब हमें सिर्फ 37 पे ही ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में ही काम करने पड़ सकते हैं, और इस तरह के रिएक्शन बड़े जल्दी भी हो जाते हैं और ये लाखों के हिसाब से चलते हैं विद इन अ सेकेंड। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एंजाइम पे कुछ इस तरह की चीज़ें असरअंदाज होती हैं जिससे एंजाइम के काम मुतासर हो सकता है, लाइक उसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम को काम से रोकना, लाइक टू स्टॉप फंक्शनिंग, उसके काम को रोकना, चेंज। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है ना कि एंजाइम इनहिबिट हो सकता है, जी हमने कहा था कि टेम्परेचर अगर उसको 45 पे बढ़ाएंगे, 45 तक ले जाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसने डीनेचर हो जाना है, उसने एंजाइम ने हाथ ऊपर कर देने की, मेरे मुझसे तो काम नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं कि अब पीएच है, अगर एक एंजाइम को फेवर करता है 2 पीएच और आपने उसको दे दिया 7 पीएच, तो वो फिर हाथ खड़ा कर देगा कि मैंने काम नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह एक बंदे को, एक फार्मर को आप जाके ऑफिस में बिठा लें कि भाई ये कंप्यूटर का काम है आप कर दें, तो वो अपने हाथ खड़े कर दे कि नहीं भाई मैं इस काम के लिए तो बना ही नहीं हूँ, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है इस काम की। इसी तरह एंजाइम भी अपना काम से हाथ ऊपर कर दें कि हम हमारे तो काम नहीं है। अब इसको ये सिग्नल आते कहाँ से, ये तो हमारी जस्ट एक सिंपल एग्जांपल होगी, ठीक है। कोई भी सबस्ट्रेट अगर आप बहुत ज़्यादा हो जाए, हमने कहा था कि जो हमने मिसाल दी थी बिल्डिंग के लिए, जो जितनी भी कंक्रीट वगैरह की ज़रूरत होती है और लेबर आपने सिर्फ 3 रखे हुए, तो वो लेबर कहेंगे कि हम तो दिन में इतना ही काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप हमसे कराएंगे हम तो तक हार के बैठ जाएंगे। इसी तरह एंजाइम की भी कुछ कैपेसिटी है कि मैं 1 सेकेंड में 1 लाख सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट बना सकता हूँ। अगर आपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को 2 लाख कर दिया और एंजाइम को एक ही रखा हुआ, तो ये सारे जो इसके एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाएंगे, ठीक है। वो तो हमने बात कर दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, सेम प्रोसेस अप्लाई होगा इनहिबिशन पे, ठीक है। कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक ड्रग्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, कोई भी वेनम है, जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं। अगर इसका एक्टिव साइट बना हुआ है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए, लेकिन आप किसी जहर, कोई भी जहर आपके जिस्म में चला गया है, कोई बिच्छू ने आपको काटा हो या कोई आपको किसी ने जहर दिया हो बाहर से, लाइक पोटेशियम साइनाइड दिया हो, लाइक चूहे मार दवाई दी हो, या कोई जो एग्रीकल्चर पे स्प्रे करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स होते हैं वो आपको दी हो, तो उससे अल्टीमेटली आपके एंजाइम्स की एक्टिविटी मुतासर हो जानी है, ठीक है। और वो सबस्ट्रेट वैसा का वैसा ही रहेगा जो आपके रिएक्शन कंप्लीट होने थे, बेसिक रिएक्शन जो आपकी बॉडी को
चाहिए होते हैं, जिंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं जो रिएक्शंस, वो आपके स्टॉप होने लग जाते हैं। ठीक है। अब मिसाल तौर पर ये कोई टॉक्सिन आपको किसी ने पिला दी, किसी ने भी, ठीक है, तो ये जाके जो एक्टिव साइट का एक पोर्शन है उसमें जाके ऑक्यूपाई कर लेता है। इस तरह के मल्टीपल एंजाइम्स के एक्टिव साइट को वो ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अब ये जो रिएक्शन इसने रन करना था, मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन है रिस्पिरेशन। अब एक साइनाइड आपको किसी ने पिलाया, ठीक है, साइनाइड आपने मूवीज में देख लिया होगा कि कोई भी इस तरह की टेबलेट है वो एजेंट्स है नीचे रख लेते हैं मुंह के, विद इन 1 मिनट उनकी डेथ हो जाती है। उनकी जो मेन रिस्पिरेशन है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है। अब अगर ये रिस्पिरेशन के लिए ये रिएक्शन ज़रूरी है तो ये सबस्ट्रेट कहाँ पे जाएगा, इसका तो वन साइड तो इसने ऑक्यूपाई कर ली है। ठीक है, तो ये रिएक्शन तो आखिर तक जाएगा नहीं, तो ये रिएक्शन यहाँ पे ही रुक जाता है और ये अल्टीमेटली इंसान की या उस पर्सन की डेथ हो जाती है जिसको ये टॉक्सिन दिया गया है। अब इसको हम क्या कहते हैं, कम्पिटेटिव। कम्पिटेटिव इसलिए कहते हैं कि जो सबस्ट्रेट ने मिलना था इसने आके जल्दी इससे मिल लिया। अब इसमें भी दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि क्या इस तरह हो सकता है कि कंपटीशन है इन दोनों के बीच में कि पहले किसने जाके इससे मिलना है एक्टिव साइड से, ताकि वो रिएक्शन को स्टॉप कर सके या ये रिएक्शन को रन कर सके। ये चीज़ पे डिपेंड करती है कि अगर आपके बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा गया हो तो मतलब ये है ना कि नंबर ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड्स आपका ज़्यादा हो, जहर ज़्यादा दिया गया हो, तो एक्टिव साइड उतने ज़्यादा ऑक्यूपाई होंगे। और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा हो, टॉक्सिन से ज़्यादा हो, तो सबस्ट्रेट ऑक्यूपाई पहले करेगा, टॉक्सिन बाद में करेगा। या अगर टॉक्सिन ऑक्यूपाई भी कर लिया है तो नंबर एंजाइम्स को उसने इतना ऑक्यूपाई नहीं किया। मिसाल के तौर पर टॉक्सिन की तादाद है 55, एंजाइम्स की तादाद है 150, ठीक है, सबस्ट्रेट की भी 150 है। अब टॉक्सिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 50 एंजाइम्स को ऑक्यूपाई कर लिया, उनको इन्फेक्ट कर लिया, एक तरह से जरासीम ज़्यादा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद 100 आई थिंक हमारे पास बच रहे हैं ना, 100 सबस्ट्रेट्स बच रहे हैं, 100 हमारे पास एंजाइम्स बच रहे हैं, तो जाके ये रेस्पिरेशन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होगा। वो उस इंसान के या उस पर्सन के बच जाने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं, बजाय इसके अगर 150 आपके पास एंजाइम्स है और 150 आपके पास टॉक्सिन कंपाउंड्स आ गए, तो इसने तो सारे के सारे एंजाइम्स को ऑक्यूपाई कर लिया और जाके वो रिएक्शन होगा नहीं। और आपके पास अगर 140 सबस्ट्रेट है तो इसने तो 140 को पीछे छोड़ दिया, तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन नहीं होगा। ये जो कम्पिटेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ये सबस्ट्रेट और जो आपके टॉक्सिन है इनके नंबर के हवाले से, जिसकी भी नंबर ज़्यादा होगी, जिसकी भी एक्टिव साइट के साथ कंपेटेबिलिटी ज़्यादा होगी, वो उतना जल्दी आके उससे मिलेगा। एक हमारे पास आता है नॉन कंपिटेटिव। अब एक तो हमने ये देख लिया कि अगर एक्टिव साइट पे कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर लेती है तो उसे सबस्ट्रेट नहीं मिल सकता। देखिए इसमें चेंजेस आ गए। लेकिन नॉन कंपिटेटिव में क्या हो जाता है, एंजाइम के एक पोर्शन है उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, लाइक दिस वन। ठीक है, ये भी कुछ एंजाइम्स में होता है। ठीक है, सारे एंजाइम्स ये ऑन नहीं करते हैं। एलोस्टेरिक साइट हमने कहीं और भी पढ़ा था। ठीक है, जो हमारे पास मॉडल्स थे, लॉक एंड की। ठीक है, इसको हम एलोस्टेरिक भी कहते हैं। ठीक है, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, आपने इसको भी ध्यान में रखना कि एलोस्टेरिक का जो नाम है वो 2 मरतबा इस्तेमाल हुआ। अब यहाँ पे अगर एलोस्टेरिक साइड पे कोई भी नॉन कम्पिटेटिव टॉक्सिन आके यहाँ को ऑक्यूपाई कर लेता है तो अल्टीमेटली इसने जाके एक्टिव साइड पे भी इनडायरेक्टली एक्ट करना है। अगर एक्टिव साइड की पहले शेप ये थी तो इसने जाके इसको अल्टर कर देनी, अल्टर इस तरह करना है, उसकी शक्ल में चेंजेस लाया नहीं है। पहले अगर ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम कर रहा था तो उसके साथ कोई कम्पीट ही नहीं ना हो, अब कम्पीट ही नहीं करा देगा ना, कंप्लीट चेंजेस आ गए इसमें। अब ये एक छवि है, यहाँ पे अगर आपने वो छवि यहाँ पे लगाई है तो अल्टीमेटली इसके एक्टिव साइड में प्रोमिनेंट चेंजेस आएंगे। अगर एक्टिव साइड में चेंजेस आ गए तो ये वाली जो छवि है इस ताले को तो नहीं लगनी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इससे भी एंजाइम इनहिबिट हो जाता है। ठीक है, ये दो तरीके हैं कि आप एलोस्टेरिक साइड से आपने कोई भी नॉन कम्पिटेटिव, इसको इसलिए कहते हैं कि
इसके एक्टिव साइड के साथ कोई कंपेटिबिलिटी का कोई शर्त था ही नहीं, इसका तो था, इसका तो सामने था कि आपने एक्टिव साइड की तरह का ही टॉक्सिन ले आना है, लेकिन इसमें कोई इस तरह की शर्त नहीं थी। इस क्योंकि शर्त इसलिए नहीं थी कि जो एलोस्टेरिक साइड है इसने तो वहां पे बाइंड हो जाना था, एक्टिव साइड की अल्टीमेटली इनडायरेक्टली चेंज शेप हो जाएगी और ये सबसेट पेट भी इसके साथ नहीं मिल सकता। तो ये दो तरह के इनहिबिटर्स हैं जो आपके नॉलेज में होने चाहिए। अब फिर हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। अब अगर आपकी बॉडी में कोई रिएक्शन चल रहा हो तो उसको कैसे पता लगना है कि अब ये प्रोडक्ट हमने बनाना था, ये अमीनो एसिड हमने बनाना था या ये प्रोटीन्स हमने बनाने थे, अब इसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है बॉडी को, तो उसके लिए फिर हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि फीडबैक इनहिबिशन। जिस तरह एक टीचर है वो आपको लेक्चर दे देता है, फिर आपको आखिर में कहता है कि आपने फीडबैक फॉर्म सबमिट करना है कि हाउ वाज माय टीचिंग, ठीक है। इसी तरह एक रिएक्शन जब रन होता है तो उसको भी एंजाइम ने आखिर में कोई कमेंट्स लेने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन जिस तरह होता है, इसी तरह एंजाइम्स ने अपने बॉडी से पूछना होता है कि मज़ीद भी इस तरह के रिएक्शन की ज़रूरत है या नहीं है। तो लाइक दिस, ये एक एंजाइम E1 है, इसने जाके कोई बनाना है एस्पार्टेट, ठीक है, इसने एस्पार्टेट बनाना है या थ्रियोनिन अमीनो एसिड बनाना है, ठीक है। अब स्टार्ट तो यहाँ से होना है, एक्टिव साइड पे ये एस्पार्टेट आएगा, एक्टिव साइड, देन मल्टीपल चेंजेस आएंगे, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, एक आखिर में एक थ्रियोनिन अमीनो एसिड बनेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर बॉडी को चाहिए है 50 थ्रियोनिन अमीनो एसिड्स, हमारे पास यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा पड़ा हुआ है, यहाँ पर पास सबस्ट्रेट्स ज़्यादा हैं, एंजाइम्स भी ज़्यादा हैं, सबस्ट्रेट भी ज़्यादा है। अब इसकी कैपेबिलिटी है कि रिएक्शन 2000 तक भी ले जा सकता है, लेकिन इसको बॉडी को ज़रूरत है 50 की सिर्फ। तो अगर थ्रियोनिन 50 जैसे ही बन जाते हैं तो ये एलोस्टेरिक साइड के साथ आके अटैच हो जाते हैं, यही थ्रियोनिन अमीनो एसिड इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जो 51st है, 51वां जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है कि वी डो नॉट नीड एनी मोर थ्रियोनिन अमीनो एसिड। तो इसी तरह वो रिएक्शन वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। जैसे ही फिर अमीनो एसिड की कमी हो जाती है तो ये वहाँ से हट जाता है एलोस्टेरिक साइड से और वो रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाता है। एंजाइम्स की हमने कहा था कि हम क्लासीफाई करेंगे, जनरली इसकी 6 क्लासेस हैं, हर एक का जो मिसाल है वो भी हम मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन इसकी मैं आपको एक सिंपल सा हिंट दूँ कि आपने ये पढ़ने हैं MBBS में इंशाल्लाह जैसे ही आप आएंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री का, तो उसमें इसकी कंप्लीट आपने ओवरव्यू भी देखना है, उसके फंक्शंस भी देखने हैं। यहाँ पे जस्ट आपने एक एक मिसाल उसकी याद रखनी है और मज़ीद कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इसमें आपने मज़ीद अपने आप को परेशान नहीं करना कि हमने ये क्लासिफिकेशन सर ने इतनी कंप्लीट डिटेल से समझाया क्यों नहीं, क्योंकि ये आपके हायर लेवल के टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जस्ट आपको ओवरव्यू देने के लिए उन्होंने इंक्लूड किए हैं। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेज है, ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है, ठीक है। उनको रन करने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है, इस तरह के रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन केमिस्ट्री का टॉपिक, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को परऑक्सीडेजेस रन करते हैं। ट्रांसफरेजेस मीन्स ट्रांसफर है, लाइक वन molecule to shift to another molecule to another substrate or another compound, इसने एक molecule को दूसरे में शिफ्ट कराना है या ट्रांसफर करना है, इसमें हम कहते हैं हेक्सोकाइनेसिस। हाइड्रोलेस है, एडिशन ऑफ वाटर है, हाइड्रो मीन्स वाटर, लेस पानी के मदद से तोड़ना, लाइक सेलुलेज है, सेलुलेज एंजाइम पानी की मदद से किसी भी कंपाउंड को तोड़ते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है कि जितने भी इंसान हैं उनके आखिर में एज आता है, एज मतलब तोड़ना, ठीक है, या रन करने के लिए किसी भी चीज़ को तोड़ मत तोड़ के प्रोसेस से तो गुजरना है, तो इसलिए उसको आसान करके लेजिस, कोई भी एजिस आपने लगाना है, ठीक है। लाइजिस,
लाइज मतलब तोड़ना, डी अमाइनेज अमाइनेज के ग्रुप को निकाल देना किसी भी कंपाउंड से। आइसोमरेज, आइसोमरेज ये है कि आपको दो चीज़ें इसमें मिलेंगी, ठीक है। एक होता है मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी, एक होती है स्ट्रक्चर सिमिलरिटी, ठीक है। अभी ये ऐसे कंपाउंड पे एक्ट करेंगे जिसके स्ट्रक्चर तो डिफरेंट हो लेकिन उसके मॉलिक्यूल सेम हो। मिसाल तौर पर जो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज है उनके केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला दोनों को सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क है, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इन जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जिनके स्ट्रक्चर अलग हो लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, उनको एग्रेगेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं आइसोमरेज। आइसो मीन्स सेम, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मरेज मतलब तोड़ने वाला, ठीक है। जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो। लाइगेज जैसे लाइगेट मतलब जोड़ना, ठीक है। अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी बेसिक ही है, किसी भी आर्टरी को हम कहते हैं लाइगेट करें, किसी भी चीज़ को बांधने को हम कहते हैं लाइगेज। लाइगेशन करनी है, पॉलीमरेज ये किसी चीज़ को लेंथी करने के लिए पूरा पॉलीमर आप बनाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में भी ये रिलेटेड है लेकिन हम चूँकि मेडिकल में पढ़ते हैं ये सिर्फ अपने चीन नाम याद रखने हैं। इंजाइम्स के तो इंशाल्लाह आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।